हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूं और विजडम हब स्टडी पर आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज़। यह फैक्ट सीरीज़ उस प्रकार की है जिस प्रकार से यूपीएससी डिमांड करता है और अन्य जो यूपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कराई जाती हैं उन सभी में यह फ़ायदेमंद साबित होगा। यह वीडियो प्रतिदिन आपको शाम को 7 बजे से 7:30 बजे के मध्य हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाता है, जिसमें हम 4 से 5 टॉपिक के ऊपर वही गुणपूर्वक डिस्कशन करते हैं जिस प्रकार यूपीएससी डिमांड करता है। आप लोग इसके नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए और वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, तो इस वीडियो में हम 5 महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो रहेगा इसमें पहला मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा रहेगा कोरकू जनजाति, तीसरा रहेगा इसमें रेड विस्कर्ड बुलबुल, चौथा रहेगा इसमें केव फिश और पांचवा रहेगा इसमें स्वदेशी मुद्दों पर स्थायी मंच का सचिवालय। तो इन 5 विषयों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से यह हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग चाहते हैं कि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना, तो यहाँ पर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मैं यहाँ पर जो भी लिंक्स है मेरी फेसबुक की और इसके साथ साथ टेलीग्राम की, उनकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अब। तो पहला टॉपिक है इसका मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो तमिलनाडु वन विभाग ने मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान के एक हिस्से में 20 किलोमीटर लंबी फायर लाइन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इस वजह से न्यूज़ में है। तो पिछले वर्ष गर्मियों में क्या हुआ था कि मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान के कई इलाकों में आग लग गई थी। तो देखिए यहाँ पर यह आप मैप देख रहे हैं यहाँ पर, तो फायर लाइन जो लगी थी तो उसके बारे में पिछले वर्ष जो हुआ था उस वही समस्या फिर से ना आ जाए, इसके लिए यहाँ पर तमिलनाडु सरकार ने यहाँ पर कुछ कार्य करना प्रारंभ किया है। तो फायर लाइन वनों में लगने वाली आग को रोकने के लिए वन क्षेत्र में उपलब्ध वनस्पति जिसमें आग लगने की संभावना अधिक होती है की मात्रा को सीमित करके कृत्रिम रूप से निर्मित दीवार बनाई जाएगी वहाँ पर। इसे फायर ब्रेक भी कहा जाता है। इस प्रकार का जो तकनीक अपनाया जाता है उसे फायर ब्रेक कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। तो यह जो मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है यह पश्चिमी घाट में तमिलनाडु के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक संरक्षित क्षेत्र है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि भारत के किस हिस्से में है ये। तो देखिए, ये भारत का जो हिस्सा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये स्थित है। कहाँ पर? यहाँ तमिलनाडु के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यह स्थित है और यह एक पूर्णतः संरक्षित क्षेत्र है। इस उद्यान को पहले नीलगिरी तहार राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था। तो इसका नाम आपको याद रखना है कि इसको प्रारंभ में नीलगिरी तहर के नाम से जाना जाता था। तो यह पहले भी एक राष्ट्रीय उद्यान था। यह राष्ट्रीय उद्यान 78.46 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल ना याद रखें तो चल जाएगा, लेकिन इसका जो नाम है वो याद रखना है। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? नीलगिरी तहर था। और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह तमिलनाडु के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, ये आपको याद रखना है। इस उद्यान को की स्टोन प्रजातियों जैसे कि नीलगिरी तहर की रक्षा के लिए बनाया गया है। तो ये नीलगिरी तहर के लिए ही विशेषकर इसे बनाया गया था, इसीलिए ये जो इसका नाम था पहले वो नीलगिरी तहर था। तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ ये पाते हैं हम यहाँ पर कि इस उद्यान की जो मुख्य विशेषताएं हैं, उन मुख्य विशेषताओं में यहाँ पर मोंटे घास के मैदान और ऊंचाई पर स्थित उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में शोला झाड़ियाँ और ठंडी जो तेज़ हवाएं चलती है, ये इसकी विशेषताएं हैं। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई हाथी सहित संकटग्रस्त वन्य जीवों का निवास स्थान है। यहाँ पर मुख्य रूप से स्तनपायी नीलगिरी तहर पाई जाती है। तो इसकी जो विशेषता है वह इसकी विशेषता यहाँ पर कि जो यहाँ पर नीलगिरी जो तहर पाई जाती है वो इसकी ज़्यादा खास विशेषता है, इस वजह से ये फेमस है। और यह नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व के साथ साथ मधुमुलाई वन्य जीव अभयारण्य है। यहाँ पर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, मैं यहाँ पर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ाया था पिछले कुछ वीडियोस में, आप देखेंगे तो यहीं पर एक जो ब्रेल ग्रिल्स है उनके साथ एक वीडियो की शूटिंग की है यहाँ पर रजनीकांत जी ने और अक्षय कुमार ने। तो ये उस वजह से न्यूज़ में भी था, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य एवं साइलेंट वैली का हिस्सा है ये पूरा का पूरा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये जो जितने भी नाम आए यहाँ पर, ये सभी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। तो ये हमें समझना होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कोरकू जनजाति के बारे में। तो देखिए,
कोरकू जनजाति की जब हम बात करते हैं तो ये ट्राइब्स से संबंधित चीज़ें हो जाती हैं। तो देखिए, जो कोरकू जनजाति है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मेलघाट टाइगर रिजर्व के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यह आपको पता होना चाहिए कहाँ पाई जाती है मुख्य रूप से। तो यह मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो ये दोनों कहाँ पर दोनों जो राज्य हैं उनका एक क्षेत्र है जहाँ जिसे हम कहते हैं मेलघाट टाइगर रिजर्व। तो मेलघाट टाइगर रिजर्व के हिस्से में यह पाई जाती है। कोरकू नाम की उत्पत्ति दो शब्दों कोरो जिसका अर्थ होता है व्यक्ति, देखिए कोरकू जो है, कोरो का मतलब होता है यहाँ पर व्यक्ति और कू का मतलब होता है यहाँ पर जीवित होता से मिलकर बना हुआ है। मतलब व्यक्ति जो जीवित है इसका पूरा मीनिंग हो जाता है कोरकू का मतलब। तो ये आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए क्योंकि कभी कभी मीनिंग भी पूछ ली जाती है। यह जनजाति कोरकू भाषा बोलती है जिसका संबंध मुंडा भाषाई समूह से है। जो इसकी लिपि है वह देवनागरी है। ये भी यहाँ पे स्पष्ट होना चाहिए कि जो लोग ये जो कोरकू होते हैं ये कोरकू भाषा बोलते हैं जो कि मुंडा भाषाई है, लेकिन इनका जो लिपि है मतलब जो इनका स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट इनका देवनागरी है। ये यहाँ पर पता होना चाहिए। तो भारतीय सरकार द्वारा कोरकू जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मतलब यह एक स्केड्यूल ट्राइब है। तो स्केड्यूल ट्राइब के बारे में मैंने जब इससे पहले वाला वीडियो जब आप देखेंगे उसमें इसका डेफिनेशन बता रखा है मैंने कैसे यहाँ पर प्रावधान किया गया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक बार और रिकॉल करा देता हूँ कि देखिए हमारे जो भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत आर्टिकल 366 की क्लॉज 25, मतलब यहाँ पर आर्टिकल 366 का जो क्लॉज 5 है यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे बात कही गई किस प्रकार से उनको डेफिनेशन किया जाता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर आर्टिकल 342 के तहत यहाँ पर जो राज्यपाल होते हैं उस राज्य के संबंधित वह यहाँ पर रिकमेंडेशन करते हैं राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति उन सारी गतिविधियों को देखते हुए जो यहाँ पर परिभाषा दी गई है आर्टिकल 366 में उसके आधार पर वो डिक्लेयर करते हैं कि किस प्रकार की क्या यह अनुसूचित जनजाति होने योग्य है या नहीं है। तो ये इसके अंदर प्रावधान है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके आगे की क्या क्या बातें कही गई हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कोरकू जनजाति है वो घास और लकड़ी से बनी झोपड़ियों में रहती है। प्रत्येक घर की जो संरचना होती है मतलब जिस प्रकार से बना होता है उसके सामने क्या होता है कि हिस्से में एलिवेटेड स्टेज बना होता है। इस एलिवेटेड स्टेज का उपयोग ये लोग कृषि उपज के भंडारण हेतु किया करते हैं। मतलब जो यहाँ पर कृषि उपज आता है तो उस कृषि उपज को वहाँ पर ऊंचे स्थान पर रखने के लिए उस जगह का स्थान उपयोग करते हैं जिसे यहाँ पर एलिवेटेड स्टेज कहा जाता है इंग्लिश में। वे स्थानीय रूप से तैयार की गई महुए के फूलों से बनी हुई शराब का सेवन करते हैं। इसकी अधिकांश आबादी कृषक होती है, ये हमें समझना होगा। फिर इस जनजाति के पारंपरिक त्यौहार में हरी एवं जिटोरी है। मतलब इनका जो पारंपरिक त्यौहार है वह यहाँ पर हरी एवं जिटोरी है जिनमें 1 महीने तक पौधारोपण अभियान चलाया जाता है। मतलब ये यहाँ से समझा जा सकता है कि ये जो कोरकू जनजाति है बहुत ही प्रकृति प्रेमी होते हैं। ये इस तरह से लोग कुपोषण एवं पर्यावरण क्षरण का मुकाबला करते हैं। तो ये यहाँ पर इनकी एक विशेषता रही है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर मेलघाट टाइगर रिजर्व के बारे में। तो जैसा कि हमने इसमें देखा था कि यहाँ पर वर्ड यूज़ आया था यहाँ पे कौन से क्षेत्र में रहते हैं मेलघाट टाइगर रिजर्व में। देखिए मेलघाट जब टाइगर रिजर्व की हम बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि मध्य प्रदेश में और जो यहाँ पर महाराष्ट्र इन दोनों के क्षेत्र में है ये। तो ये समझना होगा कि किस जगह पर लोकेटेड है, कब इसका क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए जो यह टाइगर रिजर्व है मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 1677 किलोमीटर है वर्ग किलोमीटर। तो ये देखिए इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1677 वर्ग किलोमीटर और ये महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित है ये। फिर यह वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत घोषित किया गया पहले 9 टाइगर रिजर्वों में से एक है। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1974 में स्टार्ट किया गया था यहाँ पर। तो उस समय जब स्टार्ट किया गया था कुल मिलाकर के 9 यहाँ पर टाइगर रिजर्व यहाँ पर बनाए गए थे। तो 9 टाइगर रिजर्वों में से यह एक टाइगर रिजर्व था जिसको उस समय घोषित किया गया था। यह टाइगर रिजर्व ताप्ती नदी और सतपुड़ा रेंज की गवलीगढ़ रिज में घिरा हुआ है। ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ किस नदी के आसपास है ये। तो यह ताप्ती नदी के आसपास है, सतपुड़ा रेंज में है जो कि पर्वत श्रृंखला है एक, और ये गवलीगढ़ रिज है वहाँ पर ये पूरा घिरा हुआ है। तो ये जो यहाँ पर फैक्ट बताई गई है आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये वाला जो हिस्सा है पूरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ नहीं महाराष्ट्र का, तो वहाँ पर ये जो मेलघाट घाट टाइगर रिजर्व यहाँ पर स्थित है।
अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जो कि यहाँ पर रेड व्हिस्कर्ड बुलबुल। रेड व्हिस्कर्ड बुलबुल के बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार से ये न्यूज़ में है और किस वजह से ये समझने योग्य है कि हमारे एग्ज़ाम में आ सकती है ये। तो देखिए, जो रेड व्हिस्कर्ड बुलबुल की जब हम बात करते हैं तो ये आमतौर पर उद्यानों में गीत गाने वाले पक्षी के रूप में जाना जाता है। मतलब ये जब चहचहाती है तो उसकी चहचहाहट की वजह से ही इसे यहाँ पर गाने वाले पक्षी के रूप में जाना जाता है। तो आप इसे देख सकते हैं, तस्वीर में कुछ इस प्रकार से ये दिखाई दे रही है। तो इसके अगर मुख्य बिंदुओं की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर समझते हैं कि इसे क्रेस्टेड बुलबुल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे क्रेस्टेड बुलबुल भी कहा जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो देखिए, क्या होता है ना कि कोई भी एनिमल होता है या फिर बर्ड होता है या इंसान होते हैं, सबका एक यहाँ पर वैज्ञानिक नाम होता है। तो उसी प्रकार से इस बर्ड का भी एक विशेष प्रकार से वैज्ञानिक नाम है, जो कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है यहाँ पर पाइक्नोनोटस जोकोसस इसका नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम है। ये आपको याद रखना है, अगर याद कर सकते हैं तो। यह पक्षी विश्व के कई उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मुख्यतः रूप से एशिया में पाई जाती है। यह पाई कहाँ जाती है? तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन विशेषकर यह एशिया क्षेत्र में पाई जाती है और भारत दक्षिण एशिया का हिस्सा है। इसकी लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर की होती है। यह 20 सेंटीमीटर, आप इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक इसका मेजर कर सकते हैं। तो ये 20 सेंटीमीटर की ये होती है। इसके ऊपरी हिस्से का जो रंग होता है वह गहरा भूरा होता है। तो देखिए, इसका ऊपरी हिस्सा जो है ना ये गहरा भूरा होता है, जबकि निचले हिस्से का रंग सफ़ेद होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका साइड से इसका हिस्सा सफ़ेद होता है। इसके गाल पर एक सफ़ेद पैच, सिर पर एक काली शिखर होती है। तो ये देखिए, ये जो इसका गाल है ना, इस गाल पे इसका सफ़ेद पैच है और इसका सिर पर क्या है, एक शिखर जैसी बनी हुई है। फिर यहाँ पर देखते हैं यहाँ कि इसे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की लाल लिस्ट में डाला गया है। मतलब कह सकते हैं कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की इसे रेड लिस्ट को यहाँ पर संकट मुक्त कहा जाता है। मतलब लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में इसे रखा गया है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये जो बर्ड है आसानी से मिल जाती है, इसे बहुत ही संकटग्रस्त क्षेत्र में भी इसे रखा गया है, ये हम कह सकते हैं। फिर अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा चौथा टॉपिक है, केव फिश के बारे में। तो देखिए, भारत में अभी एक नया फ़िश की खोज की गई है, एक नया फ़िश मिला है। तो ये जो केव फिश है ये वही फ़िश है। तो भारत में विश्व की सबसे बड़ी केव फिश खोजी गई है। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो आप देखिए, यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं कि केव फिश कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। तो देखिए, केव फिश को पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य की जो जयंतिया पहाड़ी है वहाँ पर उसे ढूंढा गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है मेघालय, तो मेघालय में इसे ढूंढा गया है। कहाँ पर? जयंतिया की पहाड़ियों के मध्य वहाँ पर स्थित लडाव गुफा के में खोजा गया है इसे। तो गुफा है, वहाँ पर गुफा में पानी है, तो उस पानी में जो जयंतिया पहाड़ पर है वहाँ पर इसे खोजा गया है। तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है, जगह का नाम याद रखना है, लोकेशन का नाम याद रखना। और यदि आप इसके तालाब जो भी जहाँ पर खोजा गया, जिस गुफा में खोजा गया, उसका नाम याद रख सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होगा। तो देखिए, पृथ्वी पर भूमिगत मछली, जिसे हम यहाँ पर मतलब इसे जो बोला समझा जा सकता है कि जो भूमिगत मछली मतलब भूमि के अंदर जो रहती है, कि लगभग 250 प्रजातियां पाई जाती हैं। कम भोजन की उपलब्धता होने के कारण ये बहुत ही छोटी, औसतन इसकी जो लेंथ होती है वह यहाँ पर 8.5 सेंटीमीटर होती हैं यहाँ पर। जबकि पूर्वोत्तर में पाई गई इस केव मछली की जो लंबाई है वह लगभग 1 फुट की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मछली है इसकी जो लेंथ है इस प्रकार की, यहाँ से लेकर के यहाँ, ये लगभग यहाँ पर 1 फुट की है। 1 फुट यहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि 12 इंच के बराबर है ये। तो यहाँ पर ये जो 12 सेंटीमीटर है, इंच नहीं 12 सेंटीमीटर, 1 फुट बराबर 12 सेंटीमीटर होता है। तो ये लगभग 12 सेंटीमीटर के बराबर है। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि यह 8.5 सेंटीमीटर की औसत होती है इसकी हाइट। तो ये इसके कंपैरिजन में देखा जाए यहाँ पर तो ये लगभग 10 गुना है ये पूर्व में जो मछलियाँ पाई जाती है। इस वजह से विश्व की सबसे बड़ी ज्ञात केव फिश में से एक है ये। इस प्रजाति की आंखें नहीं होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो आंखें हैं वो दिख ही नहीं रही है। तो मतलब इस प्रजाति की आंखें नहीं होती हैं। यह गोल्डन महशीर के समान प्रतीत होती है।
गोल्डन महाशीर को भारतीय नदियों के बाघ के रूप में जाना जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की जो रेड लिस्ट है, उस रेड लिस्ट में इसे संकटग्रस्त क्षेत्र में रखा गया है, मतलब श्रेणी में रखा गया है इसे। तो इसे यहाँ पर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की श्रेणी में रखा गया है। जबकि आपने इससे पहले जो देखा होगा, हमने यहाँ पे जो रेड विस्कर्ड बुलबुल जो पढ़ा था, वो यहाँ पर संकट मुक्त है, मतलब लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में रखा गया था। और इसे यहाँ पर संकटग्रस्त क्षेत्र, मतलब यहाँ पर इसे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की श्रेणी में रखा गया है। गोल्डन महासीर सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली मीठे पानी की जो मछलियाँ होती हैं उनमें से एक है ये। और ये जो है पहाड़ों एवं उप पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये जो है गोल्डन महाशीर के से कुछ इसकी जो विशेषता मिलती जुलती है, तो ये हमें समझना होगा। इसके बाद जो दोस्तों आज के हमारे लेक्चर का वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो है यहाँ पर स्वदेशी मुद्दों पर स्थायी मंच का सचिवालय, मतलब सेक्रेटरीट ऑफ द परमानेंट फोरम ऑन इंडिजीनियस इशू। तो ये देखिए क्या है, तो ये जो संबंधित है, ये पूरा NRC CA उससे संबंधित मुद्दा है ये। तो ये हमें समझना होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज में है। तो असम में एक नवगठित राजनीतिक दल असम संग्रामी मंच, उसका नाम है, ने मानव अधिकारों के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता की जांच करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, मतलब UNHCR, और संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत स्वदेशी मुद्दों पर स्थायी मंच के सचिवालय, जिसे हम सेक्रेटरीट फॉर द परमानेंट फोरम ऑन इंडिजीनियस इशू, मतलब SPFII को पत्र लिखा है। और पत्र में जो उन्होंने बताया है उन चीज़ों को जो उन्हें समस्याएं सामना करना पड़ रहा है। तो इसके मुख्य बिंदु क्या है जिन की वजह से उन्होंने यहाँ पर मुद्दों को उठाया है और पत्र लिखा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि स्वदेशी मुद्दों पर स्थायी मंच का जो सचिवालय है, या स्वदेशी लोगों को के विकास शाखा की स्थापना वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र के तहत आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अंतर्गत समावेशी सामाजिक विकास हेतु यह एक प्रभाग है, जिसमें IPDB और SPFII संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्वदेशी मुद्दों के लिए मूल इकाई बनाई गई है। यह अंतर सरकारी प्रक्रियाओं एवं स्वदेशी मुद्दों से संबंधित निकायों के लिए सहायता प्रदान करती है। यह स्वदेशी लोगों के अधिकारों हेतु संयुक्त राष्ट्र जो अंतर एजेंसी है उसकी सहायता समूह का यह सह अध्यक्ष भी है। तो ये क्या करेगी, जो उनके मुद्दे हैं जो उन्होंने उठाया है उन मुद्दों के द्वारा जांच पड़ताल करेगी, और फिर जो भी सजेशंस हो सकता है, रिकमेंडेशन हो सकता है, वो देने की कोशिश करेंगी। हालांकि बात ऊपर की बात है कि क्या कोई देश उस रिकमेंडेशन को मानता है या नहीं मानता है, वो उस कंट्री पर डिपेंड करता है। तो इन मुद्दों को उठाया गया है UNHCR में। तो अब देखने वाली बात होगी कि इसके क्या परिणाम आते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो जो भी इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको बाकायदा मेरे जो लेक्चर्स रहते हैं कंटिन्यूसली उनमें बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों यदि आप इन सब वीडियोस के PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर सारे के सारे वीडियो के PDF यहाँ पर मिल जाया करेंगी। दोस्तों यदि आप हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी आप हमारे जो पेज है उसे लाइक करिए और वहाँ पर जो लिंक दिया रहेगा उसके माध्यम से YouTube पर जाइए और वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको जब भी हम एक वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप इस पूरे वीडियोस के PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे जब हम स्टडी चैनल को टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस की जो PDF है वो मिल जाया करेगी और दिन भर के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो भी आपको मिलता है और जो अच्छे कंटेंट होते हैं उनको मैं वहाँ पर डालता हूँ। तो आप यहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी ज़्यादा आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मेरे द्वारा डिज़ाइन किए हुए 29 कोर्सेस है और वहाँ पर 300 से ज़्यादा वीडियोस है। तो वह भी आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी आपके प्रिपरेशन में। ये जो लिंक दिए हुए फेसबुक के अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर सारे PDFs के लिए जो कह सकते हैं कि लिंक रहेंगी वो मिल जाया करेंगे। आपको दिन भर में जो भी करंट अफेयर अच्छे होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको अच्छे नोट्स के फॉर्म में मिल जाया करेगा। तो हमारे पेज को लाइक करिए अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से। और दोस्तों ये जो UPSC 2020 प्रीलिम्स की जो फैक्ट सीरीज है ये प्रतिदिन शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में आपको हमारे विजडम हब YouTube चैनल पर मिल जाया करेगा। तो आप यहाँ पर फॉलो करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि आपको किसी प्रकार कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम कोशिश करेंगे 24 घंटे के अंतर्गत आपको रिप्लाई देने की कोशिश करें। तो मिलेंगे फिर से एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।